हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का डे है, जिसमें हम निर्णय नंबर 7 पढ़ रहे हैं। वो निर्णय जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और उन सारे 2022 के केसेस में सबसे लीडिंग केस कहा जा सकता है इस केस को, या फिर ऐसा केस कहा जा सकता है जो देश की बहुत बड़ी एक व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये केस एक सामाजिक जागरूकता के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत डिटेल्ड इसमें एक्सप्लेनेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ा केस है ये। उसके अलावा इसका आपको जैसे लेटेस्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें ऐसे टाइप में मिल सकता है, लिखने के लिए निबंध आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो ये कई एक तरीके से कई एक रूप में आपके लिए उपयोगी है। एग्जैक्टली निर्णय को देखें पहले। क्या है निर्णय इसमें? बुद्ध देव कर्मास्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में देखें, प्रावधान 3 अनुच्छेदों से है, अनुच्छेद 14, 19 और 21। टॉपिक क्या है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रावधान में जो टॉपिक मिला है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, देश भर के यौन कर्मियों, सेक्स वर्कर्स जो होते हैं, को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने एवं उनके मूल अधिकारों एवं मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान किए जाने हेतु निर्देश दिए जाने के लिए याचिका। इसमें एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं, यौन कर्मी हैं, उनको आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उनके मूल अधिकारों और मानव अधिकारों को संरक्षित किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में निर्देश जारी किया है। काफ़ी बड़ा निर्णय है, इसलिए हम कह रहे हैं इससे जैसे चूंकि ये सामाजिक व्यवस्था पर बेस्ड एक निर्णय है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स पे हो सकता है आपको व्याख्या करने के लिए आ जाए, हो सकता है आपसे निबंध आ जाए, या एक इस तरह का प्रश्न आ जाए कि एक तरह की सामाजिक कुरीति इस वक्त जो चल रही है उसके बारे में आप कोई सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केस लिखिए जिसने विस्तृत व्याख्या की हो। तो बहुत बड़ा प्रश्न आपको मिल सकता है। 10 से लेकर 20-30 नंबर तक का फ़ायदा इसमें, 20 नंबर तक का तो फ़ायदा आपको इसमें मिलेगा। ध्यान दें, निर्णय सार क्या कह रहा है इसका। पहला बिंदु, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है निर्णय सार में अपने? उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24 अगस्त 2011 के द्वारा यौन कर्मियों एवं उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार को अनेक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनका अनुपालन आज तक नहीं हो पाया है। इसलिए पुनः निर्देश किए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के पहले बिंदु में कह रहा है कि हमने 2011 में 24 अगस्त को एक निर्णय दिया था, और उसमें हमने केंद्र सरकार से कहा था, निर्देश दिया था केंद्र सरकार को कि जो यौन कर्मी हैं उनको और उनके बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए आप कदम उठाएं, और उनके बारे में उनके कल्याण के बारे में तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे। फिर भी केंद्र सरकार ने आज भी उनका अनुपालन नहीं किया है। इसलिए पुनः निर्देश दिए जाने की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा पहले निर्णय में कहा, पहले बिंदु में कहा। दूसरे बिंदु में क्या कह रहा है उच्चतम न्यायालय? देखें, यौन का बहुत इजी निर्णय है। अगर आप सिर्फ एक दो बार रीड करेंगे या एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा निर्णय बहुत आराम से याद हो जाएगा। और निर्णय का जो शीर्षक है या निर्णय जिस नाम से है वो भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बुद्ध देव कर्मास्कर बनाम पश्चिमी बंगाल या पश्चिम बंगाल का केस है ये, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा बिंदु देखें, सुप्रीम कोर्ट कहता है यौन कर्मी भी मानव प्राणी है और कोई भी व्यक्ति उन पर आक्रमण करने या उनकी हत्या करने का अधिकार नहीं रखता है।
कोई महिला अपने आनंद के लिए एक वेश्या नहीं होती, बल्कि ये उसकी निर्धनता के कारण है। समाज को अवश्य ही इसके प्रति समान सहानुभूति रखनी चाहिए और उनके प्रति अपेक्षित दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। वे भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक गरिमापूर्ण जीवन के हकदार हैं। महान बंगाली लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों कहानियों में अनेक वेश्याओं को एक उच्च चरित्र वाली महिला के रूप में दर्शाया गया है, जैसे श्रीकांत में राजलक्ष्मी, देवदास में चंद्रमुखी इत्यादि। आम्रपाली का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो भगवान बुद्ध की शिष्या हो गई थी। कहने का वो मतलब हुआ, सुप्रीम कोर्ट अपने अगले बिंदु दूसरे में कह रहा है कि ये जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, ये भी एक सोशल वर्कर कह रहा है, बताइए उनको, ये यौन कर्मी जो है ये भी एक मानव प्राणी है, और कोई भी व्यक्ति अगर इनके प्रति क्रूरता करता है या हत्या करता है तो जाहिर सी बात है वो बहुत निंदनीय है। और ये बेचारे चूंकि जो जितने भी यौन कर्मी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, ये बेचारी कहीं ना कहीं गरीबी के चलते इस पेशे को चूज करती हैं, और समाज को इनकी परेशानियों को ध्यान में रखना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं और अनुच्छेद 21 के अनुसार गरिमापूर्ण जीवन जीने के हकदार हैं। जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है बंगाली लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में, कहानियों में बहुत सारी वेश्याओं का जिक्र किया है और उनको बहुत उच्च श्रेणी की महिलाओं के रूप में चरित्रित किया है। अगले पेज पर चलें। आम्रपाली का भी उल्लेख किया है, जो पहले वैश्या थी और बाद में महात्मा बुद्ध की शिष्या हो गई थी। ये अगले पेज पे चले हम लोग। सुप्रीम कोर्ट आगे कह रहा है, यदि इन्हें तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दे दिया जाए तो वे भी अपना शरीर बेचकर जीविका चलाने के बजाय जीवन यापन का अन्य माध्यम अपना सकती हैं। तदनुसार निर्देशित किया जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पुनर्वास और तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए योजना बनाएं और योजना प्रारूप से न्यायालय को, जो कि 10/5/2011 को सूचीबद्ध किया गया था, तो उस प्रारूप से न्यायालय को अवगत कराएं। सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ फिर से निर्देश दे दिया कि अब आप जो हमने 2011 में तथ्य सूचीबद्ध किए थे कि इन मामले पर आप विचार करें, या इन यौन कर्मियों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बच्चों और इनके खुद के पुनर्वास के लिए योजना बनाएं, और ये योजना का भी प्रारूप जो आप तैयार करें वो उच्चतम न्यायालय को भी भेजें उसकी प्रति, जिससे हम उस पर विचार कर सकें कि ये ठीक है या इसमें संशोधन की ज़रूरत है। कुल मिला के इन्होंने कहा कि जो भी यौन कर्मी है इनको एक व्यावसायिक प्रशिक्षण या व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे ये अपने तकनीकी कार्य कर सकें और इस जो निंदनीय पेशा है इससे दूर रह सके। फिर तीसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है, मानव मर्यादा और गरिमा को इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 से स्पष्टता निगमित किया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये मानव मर्यादा और गरिमा के आधारभूत संरक्षण यौन कर्मियों और उनके बच्चों तक भी विस्तारित है। इस संबंध में पैनल की सिफारिश जो 2016 में ही प्रस्तुत कर दी गई थी के अनुरूप अभी तक कोई विधि निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जा सका है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जो अनुच्छेद 11 है
भारतीय संविधान का, जो कि कहता है कि मर्यादापूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, मानव अधिकार है। तो चूंकि इन यौन कर्मियों को और उनके बच्चों को भी ये पूरी बात लागू होती है, पूरा अधिनियम, पूरा अनुच्छेद लागू होता है कि उनको भी अपना गरिमामय जीवन और मर्यादापूर्व जीवन जीने का अधिकार है। और इस तरह का हमने, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने सिफारिश की थी केंद्र सरकार से कि इस मामले में आप नियम बनाएं, और हमने एक पैनल के ज़रिए सिफारिश की थी 2016 में, और उस पर भी केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ऐसा निर्माण नहीं किया है जिससे इन लोगों की, यौन कर्मियों के बच्चों की और इनकी जो है गरिमा और मर्यादा को कायम रखा जाए और इनके बारे में अच्छे कदम उठाए जा सकें। चौथे बिंदु में सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यौन कर्मियों के पुनर्वास और संबंधित मामलों पर निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, जो तब तक क्षेत्र को आच्छादित करेंगे जब तक भारत सरकार के द्वारा कोई विधि निर्माण नहीं कर दिया जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2011 में निर्देश दिया केंद्र सरकार को, फिर 16 में एक पैनल के जरिए सिफारिश की, फिर भी केंद्र सरकार की ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में कोई समाधान नहीं दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, बिंदु 4 में अपने निर्णय के खुद उसने विवश होकर अनुच्छेद 142 की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने की, अधिनियम में संशोधन, मतलब इस तरह से अपने नियम को इन्फोर्स करने की शक्ति प्राप्त है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले को अपने स्तर से निपटाने का फैसला लिया। और उसने क्या कह दिया कि जब तक केंद्र सरकार इन मामलों में जो हमने निर्देश और सिफारिश की है, जब तक कोई विधि नहीं बना देती, तब तक ये निर्देश हमारे पूरे भारत में जारी रहेंगे। और क्या निर्देश हैं ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश उसमें से दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट, यौन कर्मी विधि के समान संरक्षण के अधिकारी हकदार हैं। दंडिक विधि को सभी मामले में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि चूंकि हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसके अनुसार यौन कर्मियों को भी विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो ना हो, अगर वो भारत में है तो उस व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। और इसलिए यौन कर्मियों को भी समान संरक्षण प्राप्त है विधि का। और अगर जो वयस्क हैं तो उम्र के हिसाब से वो सहमति दे रहे हैं इस काम के लिए, तो उनकी सहमति का आदर करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। के आगे कंटिन्यूएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो देखते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब ये स्पष्ट है कि यौन कर्मी एक वयस्क है और भागीदारी स्वयं की सहमति से कर रहा है, पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई दंडिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। उसके बाद कह रहा है, जब कोई यौन कर्मी आपराधिक या यौन या अन्य किसी अपराध की कोई शिकायत करे, पुलिस को उसे गंभीरता से लेना चाहिए और विधि के अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। अपने पहले निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर ये कहा कि चूंकि जो यौन कर्मी है तो उनको भी समता का अधिकार है। अगर वो सहमति दे रही हैं महिलाएं और वो वयस्क हैं तो उनकी सहमति का आदर करना चाहिए। मामले अक्सर ऐसे आते हैं कि पुलिसकर्मी के पास, कोई पुलिस वालों के पास जो मामले आते हैं उसमें वो भेदभाव करते हैं, वैश्याओं को या जो यौन कर्मी हैं उनको गलत नज़र से देखते हैं, उनको गलत मान के ही चलते हैं।
तो इस तरह से जब पहले से ही हम दिमाग में एक धारणा बना लेंगे कि ये गलत है, तो हम उनके साथ निष्पक्ष निर्णय नहीं दे पाएंगे, निष्पक्ष सोच नहीं रख पाएंगे, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पुलिस को एक प्रॉपर रवैया रखना चाहिए। वो भी एक तरह से पीड़ित व्यक्ति है यौनकर्मी, अगर पहली बात तो उनकी अगर सहमति है तो उस सहमति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो वयस्क होकर सहमति दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उनको सहमति का अधिकार है। उसके अलावा पुलिस को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति इन यौन कर्मियों के साथ कोई यौन घटना कर रहा है या कोई आपराधिक कार्य कर रहा है या कोई भी शिकायत करने आया है यौन कर्मी, तो पुलिस को उसको उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। अक्सर ये होता है यौन कर्मी जब शिकायत करते हैं तो वही हमने अभी बताया कि पुलिस कर्मी जो होते हैं वो दोहरा रवैया अपनाते हैं, उनके प्रति एक गलत सोच रखते हैं और प्रॉपर कार्रवाई नहीं करते हैं। दूसरे निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कोई भी सेक्स वर्कर यदि यौन हिंसा का शिकार है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का या 354 ए के अनुसार तत्काल एक यौन हिंसा के पीड़ित को उपलब्ध सभी सुविधाएं, जिसमें मेडिको लीगल देखभाल भी सम्मिलित है, तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहने का मतलब है, चूंकि सेक्स वर्कर भी एक भारतीय महिला है और उसके साथ कोई यौन हिंसा होती है, तो जैसा कि 354 का में प्रावधान कर दिया गया है 2013 में कि अगर कोई इस तरह की हिंसा करता है महिला के प्रति, उसको उत्प्रेरित या जबरदस्ती करता है, तो क्योंकि जो ये सेक्स वर्कर है ये इसको भी वो सारी सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए जो एक सामान्य महिला को प्राप्त होती हैं। अगर वो पुलिस के पास आके शिकायत करती है कि इन लोगों ने ये गलत काम किया है हमारे साथ, तो उसको मेडिको लीगल सहित उसकी जांच कराई जाना चाहिए, मेडिकल जांच कराना चाहिए पुलिस को, और सारी वो सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए जो एक सामान्य स्त्री को प्राप्त होती हैं, उनको भी प्राप्त होना चाहिए। मतलब पुलिस को दोहरा रवैया अपनाना नहीं चाहिए यौन वर्कर के बीच और सामान्य महिलाओं के बीच, ये निर्देश दे रहा है सुप्रीम कोर्ट अपने दूसरे बिंदु में। तीसरे बिंदु में सुप्रीम कोर्ट कहता है, चूंकि स्वैच्छिक यौनकृत अवैध नहीं है और केवल वेश्यालय चलाना अवैध है, जब कभी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाए संबंधित सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या दंडित या उत्पीड़ित या पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि जो स्वैच्छिक यौन कृत है ये अवैध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैश्यालय चलाना अवैध है। इसलिए जब भी पुलिस कहीं पर भी छापा मारती है वैश्यालय पे, तो जो संबंधित सेक्स वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए या उनको दंडित ना किया जाए या उनको पीड़ित ना किया जाए, जैसा कि पुलिस करती है। उनकी पहचान को उजागर करती है, उनके साथ उनके वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। चौथा और आखिरी पॉइंट इस आज के लेक्चर का यह आखिरी निर्णय है हम लोगों का, निर्णय नंबर 8, भोला कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय और छोटा निर्णय है। क्या प्रावधान है इसमें? अनुच्छेद 19(1) घ और 21। 19(1) घ जो है आप जानते होंगे, भारत में सर्वत्र घूमने का अधिकार है आपको 19 घा के अनुसार, 19(1) घ के अनुसार। और 21 तो सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जीवित रहने का अधिकार है इसमें, बहुत बड़ा अधिकारों को ये समाहित किए हुए अनुच्छेद 21।
अब देखें इसमें प्रश्न क्या उठा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्धि दोष सिद्ध अपीलार्थी को उस अवधि से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है जिसके लिए वो दंडाधिष्ट है? यदि नहीं, तो क्या राज्य इसके लिए प्रतिनिधि रूप से उत्तरदायी है? दो प्रश्न हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, जैसा कि हम प्रावधान में आपके लिए उल्लेखित करते हैं। एज इट इज प्रश्न मिल जाते हैं, क्योंकि ये सारे एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि आप देखते होंगे बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि दोष सिद्धि से ज़्यादा दिनों से, जितने दिन की दोष सिद्ध होना चाहिए अपराध में, उससे ज़्यादा दिनों तक व्यक्ति जेल में रह रहे हैं। बेचारे पीड़ित है इस परेशानी से कि जिनको 10 साल की सज़ा होना चाहिए वो 12 साल तक पड़े हुए हैं, जिनको 3 साल तक होना चाहिए वो 4-5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। तो ये बहुत घोर लापरवाही हो रही है और बहुत बड़ी ये कुरीति है एक तरह की समाज में। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत दुखदाई चीज़ है जो बेचारे किसी किन्हीं साधनों के अभाव के कारण न्याय पाने में असमर्थ है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। भोला कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। निर्णय सार को देख ले हम। जहां की निर्णय सार का पहला बिंदु, जहां की अपीलार्थी को विचारण न्यायालय ने 10 वर्ष का कारावास का दंड दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने अपील में 7 वर्ष कर दिया। फिर भी राज्य के प्रत्युत्तर जो शपथ पत्र होता है के अनुसार अपीलार्थी 10 वर्ष 3 माह 16 दिन तक जेल में निरुद्ध रहा और उसे इस न्यायालय के आदेश के बाद ही मुक्त किया गया। वहां निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अपीलार्थी को जेल में निरुद्ध रखना उसके संविधान के अनुच्छेद 19(1) घ एवं अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब विचारण न्यायालय द्वारा मामला ये था कि विचारण न्यायालय द्वारा 10 साल की सजा दी गई थी। उच्च न्यायालय ने जब उस अपीलार्थी ने अपील की तो उस सजा को 10 से कम करके 7 साल कर दिया गया। और शपथ पत्र में वो कह रहा है कि हमको इन सब के बाद भी अपीलार्थी बताता है कि 10 वर्ष 3 माह और 16 दिन तक जेल में रखा गया और वो भी हमें तब छोड़ा गया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रदान हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करते, यहाँ से आदेश ना जाता, तो शायद ये लोग हमें और ज़्यादा दिनों तक बंदी बनाए रखते, निरुद्ध रखते जेल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब 7 साल तक की सज़ा मिली थी तो आपने इनको 10 साल 3 माह 16 दिन तक क्यों निरुद्ध रखा। इसका मतलब आपने इनके अनुच्छेद 19(1) घ और 21 के अनुसार मूल अधिकारों का उल्लंघन किया, हनन किया आपने। और अब देखें अगले पॉइंट में क्या है। अपीलार्थी को राहत प्रदान की है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दूसरे पॉइंट में। प्रकरण में राज्य के जेल प्राधिकारियों की उपेक्षा स्पष्ट प्रकट है, जिनकी नियुक्ति राज्य के द्वारा की जाती है, इसलिए राज्य इनकी उपेक्षा के लिए प्रतिनिधि रूप में उत्तरदायी है। राज्य अपीलार्थी को 7.5 7.5 लाख प्रतिकर के रूप में राज्य दोषी प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया अपने मामले में कि हम आदेश देते हैं कि प्राधिकारियों, जो जेल के प्राधिकारी हैं, इन्होंने उपेक्षा की है और चूंकि उपेक्षा ये व्यक्ति राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इस उपेक्षा का जो हकदार है वो राज्य भी है। राज्य भी इस उपेक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसलिए हम राज्य को ये आदेश देते हैं कि वो राज्य जो है अपीलार्थी को 7.5 लाख रुपया प्रतिकर के रूप में दे, क्योंकि उसके कारावास से अधिक अवधि के लिए अपीलार्थी को निरुद्ध रखा है। और
ये जो धनराशि है 7.5 लाख रुपए की, ये राज्य से प्रतिकर के रूप में वसूली जाएगी। और हाँ, आगे दे कह दिया कि अगर राज्य चाहे तो जो दोषी प्राधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। वो व्यक्तिगत रूप से भी दायी है इस बात के लिए, और राज्य भी विधिक रूप से, मतलब प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी है। एक प्रश्न इसमें एक बहुत आपके सीपीसी में भी आता है, सीआरपीसी में भी आता है कि विधिक विधि सॉरी एक एक प्रश्न आता है, प्रतिनिधिक रूप में उत्तरदायी कब होता है राज्य। तो उस पर चर्चा करने के लिए आंसर पूछते हैं, तो आप इस केस लॉ को प्रतिनिधिक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि राज्य इस मामले में प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी है, और राज्य को भी इसमें पक्षकार बनाया जाना चाहिए, और राज्य को भी इसमें बराबर का भागीदार माना जाना चाहिए। इसके बाद हमने आपको नीचे अपना नंबर दे दिया 94570672 अगर आप कोई असुविधा प्रतीत करते हैं, आप में कोई परेशानी महसूस करते हैं, तो हमसे संपर्क कर ले। हालांकि इसकी बहुत नॉमिनल फीस 500 रुपये है, और ये रिफंडेबल फीस है उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन ले लेते हैं। आप हमसे जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं जुड़ते कोई बात नहीं है। हमने अपना चैनल दे दिया @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आप डायरेक्ट ये यूट्यूब पर डालेंगे, हम तक पहुंच जाएंगे, जिसमें हमने डे वाइज भी पढ़ाया है और प्लेलिस्ट बना के सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाया है। आप चाहे तो डे वाइज पढ़ सकते हैं, और आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। दोनों चीज़ें हमने प्रदान कर दी हैं, जिसमें हमने डे 73 तक अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। सारा यूपी पीसीएसजे यूपी एचजीएस मेंस का सिलेबस दे दिया है। और उसके बाद डे 74 से हम आपको जो 2022 के सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज हैं उनको दे रहे हैं। 2018 से लेकर 21 तक के केस लॉज हमने अपने मैटर जो पढ़ाया उसमें दे दिए हैं। ये केस लॉज 2022 वाले इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं, यहीं से अराइज होते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, ये केस लॉज बहुत ध्यान से पढ़ें, और हाँ, इस मैटर को सारे साथियों को शेयर कर दें। कंप्लीट मैटर है ये मेंस के लिए, इसमें आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं। पूरा मैटर है, अच्छे से याद कर लीजिए, आप मेंस में सिलेक्शन पा जाएंगे। मैटर को सबको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।